हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री के पहले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड, ताकि आप पूरा इस तरह के वीडियो से बहुत सारा चीज सीख सकें। अगर चैनल में आप नए आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे फ्रेंड, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए फ्रेंड, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा देखना हर प्रश्न को, क्योंकि मैं उनके अंदर में भी आपको चीजों को समझाते जाऊंगा। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप चिन्ह लगाते जाना, क्योंकि आपके पास जो समय है एग्जाम का, वो मात्र 2 महीना 1.5 महीना से ज्यादा समय नहीं है। 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में है। अगर एग्जाम का हम बात करें तो मुश्किल से ये 10 तारीख के आसपास मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर थोड़ा लेट होगा तो अच्छी बात है, आपके लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं। यूनिट पहला जो दिया है उसमें अ ब करके दिया हुआ है हमारे पास में। यहाँ पर दो पार्ट इनका मिलेगा। ये देखिए, अ ब करके दो पार्ट मिलेंगे सब में। और केमिस्ट्री में बहुत सारा प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला जो हमारा यूनिट है, इनके अ वाला पार्ट को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों के विपाटन या विस्फुटन को समझाइए, ये दूसरा क्वेश्चन। और ये तीसरा अगर पढ़ लेते हैं तो इसी के आधार पर जितने सवाल है आपका मिलेगा इस चैप्टर से, पूरे अ वाला पार्ट से। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमारे पास जो डी कक्षक होते हैं उनमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उनमें जो डी कक्षक होते हैं वो पांचों डी कक्षक का नाम क्या होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग होता है। लेकिन जैसे ही स्प्लिटिंग होते हैं, कक्षक के जो आर्बिटल आपस में टकराते हैं, तो होगा क्या, उनके जो आर्बिटल होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। और ऊपर की ओर हमारे पास दो आर्बिटल चले जाएंगे और नीचे की ओर तीन आर्बिटल आ जाएंगे। तो इस तरह से आर्बिटल बंटने की जो प्रोसेस है उनको हम लोग विपाटन या विस्फुटन या स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं, जो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर बच्चा इस ये प्रश्न को पढ़े, उन्हीं के आधार पर पूरा जितना क्वेश्चन है वो बना हुआ है। तो ये 1 से लेकर के 3 तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसी के आधार पर जो चौथा क्वेश्चन है, समतलीय वर्ग संकुल में डी कक्षकों के विपाटन को बताना है। यहाँ पर अष्टफलकीय है, यहाँ पर चतुष्फलकीय है, इतना को आपको बताना है। और यहां पर देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इनको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको 1 नंबर में आपको पूछते हैं, इसका पूरा नाम बताओ, है ना। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर यहाँ पर डी होता तो डायग्राम हो जाता। तो ये दोनों में अंतर क्या है, जो विस्फुटन हो रहा है और क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, ठीक है, ये दोनों में आपका अंतर बताना है। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, है ना। चलिए और देखते हैं। क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना डी फोर विन्यास के उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल में कीजिए। मैंने आपको बताया ना, अगर आप ऊपर का 2-3 प्रश्न अगर समझ जाते हैं तो नीचे का सब सवाल आपसे बनेगा। चलिए और देखते हैं इसमें कौन इंपॉर्टेंट है। सातवां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा से क्या समझते हैं। D6 के लिए दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की स्थायी स्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायित्व ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चिन्ह लगा लेंगे। और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। बाकी इधर का क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन आप चिन्ह लगा लेंगे 9वां। ठीक, और देखते हैं यहाँ पर धातु आयन जी कारक क्या होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पिछले बार पूछे थे, आप एक बार इनको जरूर देखें। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा एवं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा में अंतर, इसको भी नहीं करना है। जॉन टेलर विकृति क्या होते हैं, ये पूछे गए हैं। जॉन टेलर विकृति या प्रमेय से वर्ग तलीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पर लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, 19 नंबर। ए मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ा है 12th क्लास में, वहीं से आपको पढ़ लेना है, ठीक है, वहां से एग्जाम में आपका कवर हो जाएगा। ठीक, इतना पढ़ना है, हमारा अ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग ब वाला पार्ट को देखते हैं, इनके बी वाला पार्ट क्या है। उष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक सबसे इंपॉर्टेंट है। किलेट तो बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं,
बिल्कुल चांस है, आपको पूछेंगे इस साल। धातु संकुलों में धातु आयन के आकार और आवेश का उनके ऊष्मागतिकी स्थायित्व से क्या संबंध होता है, उदाहरण बताइए। धातु संकुल की बल गतिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और देखते हैं यहाँ नीचे में कितना क्वेश्चन है। अच्छा, ये देखिए मैं आपको नीचे से चिन्ह लगवा रहा हूँ। सीस और ट्रांस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 16 इंपॉर्टेंट है, 16 फतरा लगा लेंगे। और आपको मिलेंगे विषम प्रभाव और टेम्पलेट प्रभाव, ये भी आप पढ़ लेंगे, आए हैं एग्जाम में ये। और देखते हैं वर्ग समतली संकुल में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं। ये 11वां क्वेश्चन को आप चिन्ह लगा लेंगे। वर्ग समतली संकुल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए समीकरण की व्याख्या कीजिए। नहीं, ये कर लीजिएगा आप, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। ठीक, एक्वाधानायन और ये 7वां क्वेश्चन पढ़ लेंगे, है ना। लेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और ये 9वां क्वेश्चन भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे। तो या ए वाला पार्ट को पूरा आप अच्छे से कर लेंगे या बी वाला पार्ट को। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इनके अगले यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। अ वाला पार्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये इनऑर्गेनिक है, पहला पेपर है। चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं। पहले बात तो आपको समझना होगा कि जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम पाए जाते हैं उसमें रोटेशन होता है ना, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण उनमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। प्रति छोटा छोटा है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये सभी प्रश्न को आपको पढ़ना है। फेरी चुंबकीय, ये सब पढ़ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है। और चुंबकीय सुग्राहिता लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मापन के लिए गास की विधि और भटनागर की विधि, मतलब ये 8वां और 9वां दोनों इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और देखते हैं क्यूरी की विधि, ये भी पूछे गए हैं ऊपर, सॉरी सॉरी, हाँ, केवल चक्रण सूत्र ज्ञात कीजिए, ये भी और ये भी दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एस एस और एल एल युग्मन को उदाहरण से समझाना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आप बिल्कुल चिन्ह लगा रहे होंगे, चिन्ह लगाते जाइए साथ में आप लोग। और देखते हैं यहाँ पर है अनुप्रयोग, नहीं पढ़ना है। ऊपर के इतना प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं, ये म्यू एस और म्यू इफेक्ट, है ना, में सह संबंध को स्थापित कीजिए, इतना प्रश्न आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे 10 बार, इसको भी मत छोड़िए। इतना में से नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब चले इसके बी पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है। इसमें से अगर आप ऊपर वाला को पढ़ लेते हैं तो नीचे वाला को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं डी डी संक्रमण, 5वां क्वेश्चन। लापोर्ट वर्ण नियम को समझाइए, चक्रण वर्ण नियम को समझाइए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था किसे कहते हैं, डीएन विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था को निर्धारण कीजिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्गल डायग्राम, ये एग्जाम में फिर देखने के लिए मिलेंगे, नो डाउट, गारंटी इस साल आएंगे। आर्गल डायग्राम से सवाल हमारे पास एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो ये आर्गल डायग्राम को बिल्कुल आप पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेनाबे सुगानो डायग्राम कहीं पर अगर दिखे तो उनको भी आप चिन्ह लगाएंगे, अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, इनको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आर्गल डायग्राम हो गया। ये आर्गल डायग्राम यहाँ भी दिख रहा है, आर्गल डायग्राम 12 के लिए। बस इतना सवाल आपको पढ़ना है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए अब हम लोग, अच्छा इसमें एक ही पार्ट दिया है क्या, ए वाला पार्ट करके, अच्छा अच्छा ब दिया है ना, ये सेकंड यूनिट का ही है। ये अ वाला पार्ट ये हो गया और ब वाला पार्ट आपका ये हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग तीसरा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। कार्बधात्विक यौगिक के वर्गीकरण को बताइए। और देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पर, हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन नियम बहुत बार पूछे गए हैं, ऊपर को नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन नियम से संबंधित निम्न बिंदु को समझाना है, इसको भी मत करो।
द्विनाभिकीय कार्बोनिल की संरचना उदाहरण से समझाइए। क्रोमियम कार्बोनिल की संरचना को समझाइए। धातु एथिलिक संकुल यौगिक पर टिप्पणी लिखो। जिसे लवण क्या होते हैं बनाने की विधि संरचना बताना है। विलयकंसन उत्प्रेरक क्या होते हैं इसके बनाने की विधि गुण को लिखना है। और धातु कार्बोनिल यौगिक भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कहीं ना कहीं कोई कोई सत्र में पूछे ही गए हैं। इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अभी और मिलेंगे क्योंकि इसमें एक ही पार्ट दिया हुआ है, अब करके नहीं दिया हुआ है। राइट, तो इसमें से मुश्किल से 12-13 प्रश्न आपको मिलेगा, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास EAN। ठीक, नियम क्या होते हैं और उनकी गणना करना है। ठीक है, और देखते हैं। आप चिन्ह लगाते जाएंगे डियर स्टूडेंट। ये संरचना वाला आप कोई ना कोई क्वेश्चन आप देख लेंगे जो आपका तैयारी हो सके। ठीक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक बहुत बार पूछे हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होते हैं बनाने की विधि और क्रिया विधि दोनों को अलग अलग कर दी है। ठीक है, इनको कर लेंगे। ये कुछ संरचना है, इनको आसानी से बना सकते हैं क्योंकि उसी आपका जो कार्बोनिल यौगिक की एग्जाम्पल में ये सब मिलेंगे। धातु कार्बोनिल में बंध की प्रकृति को समझाइए और धातु कार्बोनिल बनाने की दो विधि। अच्छा, ये तो ऊपर में आप पढ़ लिए हैं तो वहीं से हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपका इधर से उधर, वही क्वेश्चन बार बार इधर उधर हो रहा है। ठीक, इतना कर लेंगे आप, नो प्रॉब्लम। टाइटेनियम के कार्ब धातु की यौगिक पर टिप्पणी लिखो। नहीं, उतना ऊपर का क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। EAN कार्बोनिल यौगिक और ऊपर मैंने जितना चिन्ह लगाया 18 इलेक्ट्रॉन का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे इस चैप्टर का, तो इतना को आप चिन्ह लगा लेंगे डियर स्टूडेंट। और नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर उनसे मिलता जुलता अगर कोई भी सवाल आ जाते एग्जाम में तो उनको इतना अगर आप पढ़ लिए हैं तो नो डाउट ये आपसे बन ही जाएगा। राइट, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की ओर। ये आपका यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की ओर। ठीक, यूनिट 4 क्या है देखते हैं। बहुत सरल है, आपको लगेगा नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको एकदम इजी लगेगा, जैसे लगेगा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैव अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं बताना है। जैसे कि आप पढ़ेंगे सोडियम पढ़ेंगे, आयरन पढ़ेंगे, कोबाल्ट पढ़ेंगे, निकिल पढ़ेंगे। अकार्बनिक रसायन कैसे उनका जरूरत हमारे शरीर में पड़ते हैं। जैविक प्रक्रिया में आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। आवश्यक तत्वों के जैविक कार्यों को बताना है। लाभकारी और विषैले तत्व क्या होते हैं, जैसे लेड वगैरह होते हैं ना, आर्सेनिक वगैरह, ये विषैले होते हैं, मरकरी विषैले होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा हीमोग्लोबिन के से एक सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, पढ़ना है। जैव अणु में संक्रमण धातु की भूमिका को बताना है, इसको मत पढ़ो। और मरकरी जैव अभिक्रिया में किस तरह कार्य करते हैं। और सीसा, शरीर में जो सीसा होते हैं, लेड होते हैं, उपापचयी को समझाइए। ये एक विषैला होते हैं, टॉक्सिक नेचर का होता है। ये आपको टॉक्सिक मैं आपको बताया था, आर्सेनिक ये सब टॉक्सिक होते हैं। ये तीनों चारों को आप पढ़ें। और ये आपको पूछेंगे हीमोग्लोबिन, ये चारों सवाल आपको नहीं छोड़ना है, 15, 16, 17। ठीक, और ये हीम प्रोटीन क्या होते हैं और क्लोरोफिल की संरचना, उस पर टिप्पणी लिखना है। तो ये क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन हर बार एग्जाम में हमारे पास आए हैं, इनको किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है। और नाइट्रोजन स्थायीकरण को नहीं छोड़ना है। और हीमोग्लोबिन अगर नहीं पूछते हैं तो मायोग्लोबिन पूछते हैं। अगर आप हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों पढ़ लिए तो दोनों में अंतर तो आप बता ही सकते हैं, नो डाउट। ठीक, इतना आप पढ़ लेंगे। और लिखा हुआ है यहाँ पर अगला सवाल है, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु आयन के जैविक महत्व को समझाइए। इजी है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपसे होते जाएगा, हाथ में हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ तैयारी नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम के जैविक योगदान को समझाइए। नाइट्रोजन स्थायीकरण में महत्व होते हैं, बताइए, है ना। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन, अच्छा ये मत करिए, तीसरा रचने भी नहीं। क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन में संबंध, ये भी मत करिए। ऊपर जितना हमने आपको बताया है इतना को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना आपको क्वेश्चन पढ़ना है।
और अगर एक दो क्वेश्चन और आपको लग रहे हैं कि हमको और पढ़ लेना चाहिए, हमारे पास समय है, तो बिल्कुल पढ़ें। ठीक, चलिए अब हम लोग पांचवा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा यूनिट में भी दो पार्ट मिलेंगे, अ और ब करके। जो बच्चा अ पार्ट को पढ़ लिया उनको ब का ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की ओर लेके जाता हूँ। HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाकी जितना क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या है। मान लीजिए हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या की जरूरत पड़ता है? एक एसिड की जरूरत पड़ेगा, है ना, और एक क्या की जरूरत पड़ेगा? एक बेस की जरूरत पड़ेगा। और जब भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्ट ए और जो बी बन रहा है, ठीक है, ए और जो बी बन रहा है, तो होगा क्या? अगर ए एसिड भी हार्ड है, ये बेस भी हार्ड है, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा? हार्ड होगा, मतलब कठोर होगा। तो जब तीनों के तीनों, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट तीनों अगर हमारे पास हार्ड है, तो जो हमारा रिएक्शन होगा फास्ट होगा, मतलब स्टेबल होगा। और तीनों अगर हमारे पास सॉफ्ट होगा, ए भी सॉफ्ट है, ए भी सॉफ्ट है, ए भी सॉफ्ट है, तब के कंडीशन पर जो हमारा रिएक्शन होगा वो मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो कंपाउंड होगा वो कब ज्यादा स्थायी होगा? तो अगर हमारा रिएक्टेंट जो एसिड है और जो बेस है उनके मिलने से सॉल्ट बनते हैं। तो जो सॉल्ट हमारे पास बन रहे हैं, तो अगर दोनों के हार्ड हार्ड होना चाहिए तो ये भी हार्ड होगा। दोनों अगर सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, मृदु होगा, तो ये भी हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अगर ये हमारा सॉफ्ट है और ये हार्ड है, तो ये बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सॉफ्ट हार्ड होगा, तो वो लेस स्टेबल होगा कंपैरिजन जिसको मैंने अभी बताया उनके कंपैरिजन में। तो यही चीज इस चैप्टर में आपको सीखना है। पहले सवाल आपको पढ़ना है, बताएंगे, आपको पूछेंगे मृदु अम्ल क्या है, मृदु क्षार क्या है, कठोर अम्ल क्या है, कठोर क्षार क्या है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और ये देखिए, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत से सिल्वर हैलाइड की विलेयता को क्रम से बताना है। और यहाँ पर जितना क्वेश्चन लिखा गया है कि ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे ये अधिक घुलनशील है, ये ज्यादा स्थायी है, ये सभी सवाल को आपको पढ़ना होगा। कठोर मृदु अम्ल क्षार धारणा की सीमाएं, इनके कुछ सीमाएं भी है, उनको भी आपको पढ़ना है। और इनके प्रबलता से आप क्या समझते हैं? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इनके प्रबलता से क्या समझते हैं? अम्ल क्षार प्रबलता का कठोरता और मृदुता से संबंध की व्याख्या कीजिए। सहजीविता क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और कठोर मृदु अम्ल और क्षार सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। और इनके अवधारणा क्या क्या है, इतना को आपको पढ़ना होगा। तब जाके आपका सारा चीज क्लियर होते जाएगा। और उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इधर का सवाल भी आपसे नो डाउट अच्छी तरह से बनेगा, राइट ना। तो ये सवाल एक दो और है, और आप जब पढ़ेंगे ऊपर को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक को अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो बी वाला पार्ट को भी आपको पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन का संख्या है यहाँ पर 26 है, ठीक है। चलिए इसमें से भी 10 बार आपको चिन्ह लगाने हैं। अकार्बनिक बहुलक से क्या समझते हैं? विशेषता। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? उनकी विशेषता। एक दो प्रश्न पढ़ेंगे तो आपसे सब बनते जाएगा। सिलिकॉन्स तथा एल्किल सिलोक्सेन में अंतर, इसको मत करिए। सिलिकॉन से बनाते समय श्रृंखला वृद्धि को किस प्रकार से रोका जा सकता है? इनको भी मत करिए। सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र और उनका उपयोग बताना है। सिलिकॉन बनाने के प्रारंभिक यौगिक क्या है? जल अपघटन बताइए। और देखते हैं सिलिकेट क्या होते हैं। सिलिकॉन से बहुलक जल प्रतिकर्षी होते हैं, कारण बताइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं सिलिकेट का वर्गीकरण कीजिए। अकार्बनिक फास्फिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, मिला के देते हैं। और फास्फिन यौगिक क्या होते हैं? इनका वर्गीकरण कीजिए। और है फास्फेजिन्स के गुणों को समझाइए। अच्छा, फास्फेजिन बहुलक को वायु में रखने पर क्या होता है? उदाहरण दीजिए। ठीक, और देखते हैं सिलिकॉन तथा फास्फेजिन सम इलेक्ट्रॉनिक यौगिक है, समानताओं की व्याख्या कीजिए। पॉलीफास्फेट ये पढ़ लेंगे आप। और देखते हैं ये एक दो सवाल यहाँ से आपका तैयारी हो तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना इंपॉर्टेंट सवाल है हमने चिन्ह आपको लगवा दिया। अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं डियर स्टूडेंट एग्जाम में, तो आपका पेपर है अच्छा से जाएगा और आपका तो पासिंग मार्क बन ही जाएगा। और एकदम मेहनत करिए, आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, सारा चीज छोड़ दीजिए। घूमना तो छोड़ ही दीजिए। आप क्यों नहीं समझते हैं आप लोग कि आपको घूमने फिरने टाइम पास करने से आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा?
पेपर इतना पास है, थोड़ा सीरियस हो जाइए सभी बच्चे और अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, है ना। हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा पास है। और पेपर के साथ कोई खिलवाड़ ना करे कोई भी बच्चा। आप अच्छे से तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए और अच्छे से अपना नाम रोशन करिए, अपने टीचर का, अपने माता पिता का और अपना खुद का नाम रोशन करिए। जिंदगी तब आपका बेहतर होगा जब आप चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे, आप वेल एजुकेटेड पर्सन रहेंगे, तब आपकी जिंदगी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उनकी ओर हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में भी आप बने रहिएगा इसी तरह से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्त यार लोगों को, फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना, ताकि इस तरह से जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो हम समझ सके और आपके भी जो भी फ्रेंड है वो समझ सके, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फ्रेंड हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले और जो हमारा पेपर होगा उनको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो वीडियो है इंपॉर्टेंट वो आप सभी को मिल सकेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।